हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन सेक्शन 44 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेक्शन 43 पढ़ा था और इंटरप्रेट किया था। हमने सेक्शन 43 में ये देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन, एंडोर्स, मेड, ट्रांसफर्ड एक्सेट्रा विदाउट कंसीडरेशन। सेक्शन 43 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन सेक्शन 44 पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन, 43 में कंसीडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं थी, लेकिन सेक्शन 44 में पार्शियल फेलियर ऑफ कंसीडरेशन है। अगर हम सेक्शन 43 की बेयर लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं तो हमने ये देखा था कि अकोमोडेशन बिल जहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, लॉ मेकर्स ने लिखा है वेयर कंसीडरेशन फेल्स। अगर उसी लैंग्वेज को 44 में लेके आए और लिखा हुआ है पार्शियल फेलियर, पार्शियल एब्सेंस और फेलियर, इसका मतलब पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन है लेकिन बाकी पार्ट के लिए अकोमोडेट किया है एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, यानी उसकी हेल्प के लिए बिल को एक्सेप्ट किया है। देखिए हम लैंग्वेज क्या बोलती है। इस सेक्शन की पास्ट एग्जाम आस्किंग क्या रही है? मई 2007, नवंबर 2010 और मई 2018 में सीए इंटरमीडिएट में इसकी आस्किंग हो चुकी है। तो दिख रहा है हमें पास्ट आस्किंग काफी अच्छी है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इंटरप्रेट करते हैं। सेक्शन 44 पार्शियल एब्सेंस और फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन। When the consideration for which a person signed a negotiable instrument, negotiable instrument पे जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, लिखा हुआ है और उस पे एक पर्सन जो लायबल है उस पे साइन कर रहा है, कंसिस्टेड ऑफ मनी वॉज ओरिजिनली एब्सेंट इन पार्ट, जो मनी उसमें मेंशन्ड है दैट ओरिजिनली एब्सेंट इन पार्ट और हैज सब्सिक्वेंटली फेल्ड इन पार्ट। फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन इन पार्ट होली नहीं है। होली लैंग्वेज होती तो सेक्शन 43 लग जाता, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में इसको इंटरप्रेट किया था, लेकिन यहां पे पार्शियल एब्सेंस और पार्शियल फेलियर ऑफ मनी कंसीडरेशन है एज अगेंस्ट 43 जहां पे होली मनी कंसीडरेशन फेल होती थी। द सम विच अ होल्डर इन इमीडिएट पार्टी, ये इमीडिएट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो होल्डर है ये होल्डर टू इमीडिएट पार्टी है। साइनर की इमीडिएट पार्टी इज एंटाइटल टू रिसीव प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस, जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? इस टेक्निकल लैंग्वेज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जहां पे मिस्टर ए क्रेडिटर हैं 7,000 रुपए के लिए। मिस्टर ए को मिस्टर बी से 7,000 रुपए लेना है। मिस्टर बी डेटर है मिस्टर ए के 7,000 रुपए से, लेकिन मिस्टर ए उनको आवश्यकता है अभी 10,000 रुपए की। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से आस्क किया कि क्या वो उनकी हेल्प के लिए 10,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। मिस्टर बी, चूंकि मिस्टर ए के दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, तो उन्होंने बोल दिया यस। अब क्या हुआ? ए डेटर है 7,000 के, सॉरी ए क्रेडिटर है 7,000 के लिए, पर ए ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर 10,000 रुपए के लिए। द बिल इज ड्रॉन बाय ए ऑन मिस्टर बी फॉर ₹10,000 इवन दो ही वॉज क्रेडिटर फॉर 7,000। मिस्टर बी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ए, मिस्टर बी अकोमोडेट करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बिल को मिस्टर ए के लिए जो 10,000 रुपए का ड्रॉ किया गया है। जैसे ही एक्सेप्ट करके ये इंस्ट्रूमेंट ए के पास आ गया, अब ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए ये बिल्स पेएबल, लेकिन अमाउंट जो मेंशन्ड है वो है ₹10,000। ए ने 10,000 का बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। नाउ ड्यू डेट पर भी यदि ये इंस्ट्रूमेंट ए के पास ही रहता है तो ए इज द होल्डर, बी इज द साइनर, दोनों इमीडिएट पार्टीज हो गई। तो ऐसे केस में चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट अभी भी मिस्टर ए के पास है, तो कल हमने जब इंटरप्रेट किया था
सेक्शन 43 को, उस इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि जब अकोमोडेशन बिल आता है तो इमीडिएट पार्टीज की आपस में ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। उसी कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई किया जाए सेक्शन 43 में, तो कितनी लायबिलिटी आएगी मिस्टर बी की यदि ड्यू डेट के दिन ये बिल आज भी मिस्टर ए के पास पड़ा हुआ है। ऐसे केस में मिस्टर बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लायबल होंगे 7,000 रुपीज के लिए, ओनली फॉर 7,000, जो एक्चुअल अमाउंट पेबल था बी के द्वारा ए को। ये सेम फैक्ट्स पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हैं। क्वेश्चन क्या था? ए वॉज क्रेडिटर फॉर ₹7,000। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर फॉर 10,000। बी ने एक्सेप्ट किया, ओरिजिनली अमाउंट पेबल 7,000 है और 3,000 रुपए का अकोमोडेशन का एक्सेप्टेंस है, हेल्प करने के लिए एक्सेप्टेंस है। अब ऐसे केस में ड्यू डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट ए के पास है, ए जो है वो बी के पास गया ड्यू डेट के दिन और बोला बिल 10,000 रुपए का है, मुझे आपसे 10,000 लेने हैं। मिस्टर बी ने बिल डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर होने के बाद मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में मिस्टर बी ने ये प्रूव कर दिया कि आई एम लायबल ओनली फॉर 7,000 एंड 3,000 एक्स्ट्रा अमाउंट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प ऑफ मिस्टर ए। ऐसे केस में मिस्टर बी सिर्फ और सिर्फ लायबल रहेंगे 7,000 रुपए के लिए। नाउ ये 2007, 2010 और 2018 में आस्किंग हुई है। एक क्वेश्चन तो यही था, बाकी जो 2 क्वेश्चंस की आस्किंग हुई है, क्या फैक्ट्स हैं एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जिसका नाम है होल्डर इन ड्यू कोर्स। हम देख रहे हैं बेसिक लेक्चर से ही बार बार होल्डर इन ड्यू कोर्स आ जाता है। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी होल्डर इन ड्यू कोर्स की। पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट लिया हो फॉर कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी एंड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट टाइटल ऑफ प्रायर पार्टी इज डिफेक्टिव। तो ऐसे केस में हमने जब सेक्शन 44 की बेयर लॉ की लैंग्वेज देखी तो लिखा हुआ था पार्टीज जो इमीडिएट रिलेशन में है, पार्टीज जो इमीडिएट रिलेशन में है। अभी तक इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स नहीं हुआ था। जब एंडोर्स हो जाए तो क्या होगा? मिस्टर ए, अगेन हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे ही मिस्टर ए यहां पे भी क्रेडिटर है 7,000 रुपए के लिए और मिस्टर बी डेटर है 7,000 रुपए के लिए। मिस्टर ए इज इन नीड ऑफ 10,000 रुपीज और बी जो है उनकी हेल्प के लिए ये बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं 10,000 रुपए का, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में था। तो ए ने बिल ड्रॉ किया ऑन बी। ये बिल जो ड्रॉ हुआ ये हुआ ₹10,000 के लिए। बी जो है वो इस बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बी के लिए ये बिल्स पेएबल। यदि यहां पे मिस्टर ए अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को ये इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दें, ₹10,000 के लिए, तो ऐसे केस में अब मिस्टर सी जो है उसके प्रति मिस्टर बी की कितनी लायबिलिटी होगी। इस एग्जांपल में लेट अस सपोज द बिल वाज फॉर 2 months टेन्योर। ड्यू डेट के दिन इंस्ट्रूमेंट सी के पास है। सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब मिस्टर सी ड्यू डेट के दिन गए मिस्टर बी के पास, पेमेंट मांगा। मिस्टर बी ने ये बोला कि ओरिजिनली तो मुझे 7,000 ही देने हैं और 3,000 रुपए का ये अकोमोडेशन था, दैट्स व्हाई आई एम ओनली लायबल फॉर ₹7,000। हमने सेक्शन 43 में एक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल पढ़ा था। जिस बात को पहले आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, बोल चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति मिस्टर बी की लायबिलिटी कितनी रहेगी? तो मिस्टर बी is liable for ₹10,000 to Mr. C। मिस्टर सी के प्रति मिस्टर बी की लायबिलिटी 7,000 की नहीं 10,000 की रहेगी क्योंकि मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर आप कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से, और जब ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए के पास ही था
तो ए वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव ओनली ₹7,000 इवन दो बिल जो है वो 10,000 रुपए का था। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन था सेक्शन 44 का। आस्किंग काफी अच्छी रही है इसकी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। आगे ये प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वहां भी ये कंसेप्ट हमें काम में आता है। अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया सेक्शन 43 में, इसके भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको शेयर करने वाला हूं ग्रुप पे। सेक्शन 44 और 43 समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सेक्शन 20 डिस्कस करते हैं, दैट इज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट हो। सेक्शन 20 कंसेप्ट डिस्कस करता है, उसमें लीगल इफेक्ट्स भी हैं और पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी डिस्कस किए हुए हैं। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझते हैं। सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज? अ पर्सन साइंस अ पेपर, एक पर्सन ने पेपर पे साइन किया, विच इज ड्यूली स्टाम्प्ड, रिक्विजिट अमाउंट की स्टाम्प ड्यूटी उस पेपर पे अफिक्स्ड है। ईदर होली और पार्टली ब्लैंक, वो जो पेपर है वो या तो होली ब्लैंक है या पार्टली ब्लैंक है। पर्सन साइन कर रहा है पेपर पे, पेपर ड्यूली स्टाम्प्ड है एंड दैट इज ईदर होली और पार्टली ब्लैंक। वो जो पेपर है वो पार्टली या होली ब्लैंक है, यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं है। जब एक इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ना हो तो उसे हम बोलते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। डिलीवर्स इट टू द अनदर पर्सन, जो इंस्ट्रूमेंट पार्शली कंप्लीट था उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया गया, ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन। तो जब भी एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हो जो इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट हो तो उसे हम बोलेंगे इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अब जिस व्यक्ति को ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दिया गया उसका पहला अधिकार क्या? द होल्डर इज ऑथोराइज्ड टू मेक इट कंप्लीट। जिस व्यक्ति को ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दिया गया उसे पहला अधिकार मिलता है टू मेक इट कंप्लीट, यानी जो एंट्रीज, जो बात उसमें नहीं लिखी हुई है उसे कंप्लीट कर सकता है होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ए जो है वो डेटर है बी के। ए इज डेटर टू मिस्टर बी एंड ही इज डेटर फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए के लिए मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटर है। अब ऐसे केस में मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया इन फेवर ऑफ मिस्टर बी और लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीस। मिस्टर ए ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीस और उसके बाद अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। Let us suppose Mr. A is not knowing the final amount which is due towards Mr. B. Mr. A इस बात से अवगत नहीं है कि कुल मिला के फाइनल पेमेंट मिस्टर बी को मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के लिए कितना करना है। इसलिए मिस्टर ए ने क्या किया, प्रॉमिसरी नोट जो एग्जीक्यूट किया उसमें लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीस। रुपीस का अमाउंट का एस्पेक्ट नहीं है, उसे ब्लैंक छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया। और चूंकि ये इनकम्प्लीट रह गया विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट, इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट और इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। और हिज ऑर्डर, मिस्टर ए के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है मिस्टर बी के लिए वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीस, रुपीस नहीं लिखा, और हिज ऑर्डर आफ्टर 2 months। टेन्योर जो है वो 2 महीने का है सपोज इस प्रॉमिसरी नोट का। प्रॉमिसरी नोट मिस्टर ए ने मिस्टर बी के फेवर में एग्जीक्यूट किया है, अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है और पहला अधिकार जो मिस्टर
बी के पास आ जाता है वो ये है कि मिस्टर बी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ही इज ऑथोराइज्ड टू मेक इट कंप्लीट। अब राइट्स ऑफ होल्डर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सेक्शन 20 की जो जान है जिस पे आस्किंग होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वो है राइट्स ऑफ होल्डर। अ पर्सन कैन नॉट रिकवर एनीथिंग इन एक्सेस, अ पर्सन कैन नॉट रिकवर एनीथिंग इन एक्सेस, जितना अमाउंट है उससे एक्सेस आप रिकवर नहीं कर सकते। तो एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंडेटनेस, जितनी एक्चुअल इंडेटनेस है उससे ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी केस स्टडी 1 देख लेते हैं। केस 1 एग्जाम्पल ये था कि मिस्टर ए डेटर है मिस्टर बी के 50,000 रुपए के लिए। मिस्टर ए को फाइनल अमाउंट पता नहीं है। मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया है बी के फेवर में और उसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। लेट अस सपोज मिस्टर बी जो हैं वो फिल कर रहे हैं 50,000 रुपए। एक्चुअली अमाउंट ड्यू भी 50,000 था। मिस्टर बी ने पूरी ईमानदारी से 50,000 रुपए उसमें फिल किया। नाउ मिस्टर बी इज एंटाइटल टू रिसीव ओनली ₹50,000। मिस्टर बी जो हैं वो अधिकृत रहेंगे 50,000 रुपए रिसीव करने के लिए इस प्रॉमिसरी नोट की ड्यू डेट पे। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर बी जो हैं वो 50,000 न फिल करते हुए इसमें 80,000 फिल करके अपने पास प्रॉमिसरी नोट रख देते हैं। तो यहां पे आप देखें केस 2 में क्या हो रहा है, मिस्टर बी जो हैं इसमें फिल करते हैं 80,000 रुपीज एंड रिटेन्स इट, अपने पास उनने प्रॉमिसरी नोट रख लिया। मिस्टर ए डेटर थे 50,000 के, एक इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट उन्होंने बी के फेवर में एग्जीक्यूट किया। देय अमाउंट, पेबल अमाउंट 50,000 था, लेकिन उन्होंने मिस्टर बी ने 80,000 रुपए फिल कर दिए। ऐसे केस में कितना अमाउंट मिस्टर बी रिसीव कर सकते हैं अगर उन्होंने अपने पास इंस्ट्रूमेंट रिटेन किया है टिल मैच्योरिटी? तो मिस्टर बी के लिए यहां पे लिखा हुआ है बियर लॉ में, लैंग्वेज क्या है, ही कैन नॉट रिसीव एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ इंडेटनेस। तो केस स्टडी 2 जो है, मिस्टर बी कैन रिकवर ओनली ₹50,000। मिस्टर बी जो हैं वो 50,000 रुपीज ही रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जितना अमाउंट ऑफ इंडेटनेस है उतना रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कब आएगी, जब ये इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होके होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाए। तो अब वापस एक एग्जांपल देखते हैं और ये इसी एग्जांपल हमारे मास्टर एग्जांपल की केस स्टडी 3 होगी। कंटिन्यूएशन में ये डिस्कस करके फिर केस स्टडी 3 देखते हैं हम। मिस्टर ए डेटर थे मिस्टर बी के। मिस्टर ए ने बी के फेवर में प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये प्रॉमिसरी नोट इनकोएट, इनकम्प्लीट है। हमारे इस एग्जाम्पल में 50,000 रुपए की धनराशि देय है, लेकिन यहां पे ये अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है प्रॉमिसरी नोट में। अब मिस्टर बी जो हैं ये इसमें लिख देते हैं ₹80,000। 80,000 रुपीज प्रॉमिसरी नोट में अगर फिल किया और ये अपने पास ही रखा तो ये हमारी केस स्टडी 2 हो जाएगी। बी कैन रिकवर ओनली ₹50,000। लेकिन बी का जो क्रेडिटर है मिस्टर सी, मिस्टर बी का क्रेडिटर है मिस्टर सी, जो कि 80,000 रुपीज के लिए क्रेडिटर हैं। अब यहां पे
मिस्टर बी ने 80,000 फिल किया। पहला अधिकार जो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट पे होल्डर को आता है वो हमने पढ़ा अभी, ही इज ऑथोराइज टू मेक इट कंप्लीट। तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने के लिए अधिकृत थे। उन्होंने 50,000 रुपए की जगह यहां पे 80,000 रुपए लिख दिए। ऐसे केस में आगे ये इंस्ट्रूमेंट गया सी के पास। अब क्वेश्चन ये आता है सी कितना पैसा रिकवर कर सकते हैं। आगे लैंग्वेज देखें, होल्डर कैन नॉट रिकवर एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ इंडेटनेस। हमने इसके लिए केस स्टडी 2 देखी, लेकिन लिखा है बट होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर द अमाउंट स्पेसिफाइड। जितना अमाउंट स्पेसिफाइड है उतना अमाउंट होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव कर सकते हैं। यानी हमारे इस एग्जांपल में अगर ड्यू डेट के दिन ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर सी के पास है, हाउ मच मिस्टर सी कैन रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए और फॉर व्हाट अमाउंट इज मिस्टर ए लायबल टुवर्ड्स मिस्टर सी। तो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर सी के प्रति लायबल रहेंगे पूरे 80,000 रुपए के लिए, क्योंकि मिस्टर सी जो है वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स की 3 कंडीशंस, फॉर कंसीडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी एंड बोनाफाइड। ऐसे केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर फ्रॉम मिस्टर ए होल ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट केस स्टडी, केस स्टडी 3, जहां पे ए ने बी को एक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दिया था। एक्चुअल लायबिलिटी 80,000 की थी, बी ने उसको फिल किया 80,000 के लिए, लेकिन उसे एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को। अगर अपने ही पास रखते मिस्टर बी तो बी वॉज राइटफुल टू रिकवर ओनली ₹50,000, जैसा कि हमने केस स्टडी 2 में डिस्कस किया। लेकिन केस स्टडी 3 में मिस्टर सी जो है वो पूरे 80,000 रुपीज रिसीव कर पाएंगे। एक लास्ट वेरिएंट डिस्कस करते हैं इसी एग्जांपल का, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, अगेन पास्ट एग्जामिनेशन की आस्किंग रही है। अभी जो मैंने यहां पे लैंग्वेज रब की उसमें लिखा था बट होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिसीव द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। जितना अमाउंट स्पेसिफाई किया है इंस्ट्रूमेंट में उतना होल्डर इन ड्यू कोर्स रिसीव कर सकते हैं, बट नॉट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट कवर्ड बाय स्टाम्प ड्यूटी। जितने रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पेड है उस हिसाब से देखा जाएगा कि एचडीसी कितना रुपए लेने के लिए राइटफुल है। एक केस स्टडी 4, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चूंकि ये लास्ट एग्जाम्पल है तो हम शुरू से केस स्टडी 1, 2, 3 इनका रिवीजन करते आएंगे और देखते हैं क्या हुआ। मिस्टर ए डेटर थे मिस्टर बी के, और मिस्टर ए जो है वो डेटर थे बी के फॉर ₹50,000, जैसा हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल है। अब मिस्टर ए ने अमाउंट का कॉलम ब्लैंक छोड़ा था यहां पे। मिस्टर बी ने उसमें केस स्टडी 1 में 50,000 फिल किया, मिस्टर बी सिर्फ 50,000 ही ले सकते हैं। केस स्टडी 2 में मिस्टर बी ने फिल किया था 80,000 और वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास ही रखा था क्योंकि ये पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट है। तो मिस्टर बी जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं ओनली ₹50,000 रिसीव करने के लिए, इवन दो उसमें मेंशन है 80,000 रुपए। लेकिन केस स्टडी 3 बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हमने ये देखा कि ए ने जो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर बी को, बी राइटफुल थे टू मेक इट कंप्लीट, और उन्होंने चीटिंग करके कितने रुपए लिख दिए 80,000 रुपीज। ऐसे केस में मिस्टर बी अब इसको अपने पास न रखते हुए अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को एंडोर्स कर रहे थे। तो हमने यहां पे देखा सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और सी के प्रति जो ए की लायबिलिटी है, वो पूरे 80,000 रुपए के लिए रहेगी। नाउ लेट अस सपोज इसी एग्जांपल में एक लास्ट वेरिएंट केस स्टडी 4, जिसमें हम स्टाम्प ड्यूटी को भी इनकॉर्पोरेट करके देखते हैं।
लेट अस सपोज दैट पेपर जिसपे मिस्टर ए ने साइन किया और ये पार्टली ब्लैंक है, इस पे स्टाम्प ड्यूटी पे की गई थी ₹50। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो लोकल लॉ ऑफ लैंड है वो ये बोलता है कि 50 रुपए की अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी पे की है तो ऐसे केस में प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए का एग्जीक्यूट हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट जो एग्जीक्यूट हो सकता है सिर्फ 60,000 रुपए का हो सकता है यदि आपने स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपए की पे की। अब ये जो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है, लेट अस सपोज ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट जो मिस्टर ए ने प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में एग्जीक्यूट किया इन फेवर ऑफ मिस्टर बी, इट इज ड्रॉन ऑन ₹50 स्टाम्प पेपर। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया जो इनकम्प्लीट था इन सम रिस्पेक्ट। एक्चुअल अमाउंट पेबल था 50,000 रुपए, लेकिन मिस्टर बी ने उस पर लिख दिया 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपीज मिस्टर सी, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था केस स्टडी 4 उसी का कंटिन्यूएशन है, केस 3 उसी का कंटिन्यूएशन है 4। सी जो है वो क्रेडिटर हैं ऑफ मिस्टर बी फॉर ₹80,000। अब ऐसे केस में मिस्टर बी ने इस इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में 80,000 फिल किया। द अमाउंट फिल्ड बाय मिस्टर बी इज ₹80,000 even though he was eligible to receive as a creditor only ₹50,000, बट वो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर थे, उन्हें अधिकार था इसको कंप्लीट करने का, लेकिन चीटिंग करके उन्होंने 50,000 की जगह 80,000 लिखे और अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को एंडोर्स कर दिया। नाउ मिस्टर सी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में ये जो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया था ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे किया गया था, और हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि लेट अस सपोज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यदि आप एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड बी बैक्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट इज ₹60,000। नाउ इस एग्जाम्पल में होल्डर इन ड्यू कोर्स मिस्टर सी कितना अमाउंट रिसीव कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे फ्रॉम मिस्टर ए? ओनली ₹60,000। मिस्टर ए मिस्टर सी के प्रति सिर्फ 60,000 रुपए के लिए लायबल रहेंगे, न कि 80,000 रुपए के लिए, भले चाहे मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं। तो अभी ये जो डिस्कशन था ये था सेक्शन नंबर 20। बच्चों उम्मीद है आप अभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के पास्ट एग्जामिनेशन की इसकी आस्किंग सॉल्व करके जो फोटोज में भेज रहा हूं आपको उसको भी आप इंटरप्रेट करके सॉल्व करके मुझे फीडबैक देंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।